हेलो एवरीवन, माई सेल्फ शुभम गोयल, सिक्योरिंग 680 मार्क्स इन नीट यूजी 2024 एंड जिसमें मेरा बायो में स्कोर था 360। एंड आज की वीडियो भी इसी टॉपिक पे होने वाली है कि बायो के अंदर 360 में से 360 कैसे स्कोर करना है। इस वीडियो में मैं अपनी अप्रोच के बारे में बात करूंगा जिसकी वजह से मेरा फुल स्कोर आ पाया, एंड मेजर प्रॉब्लम्स जो मैंने फेस की होगी या आप फेस करते होंगे उन सभी के आंसर देने का मैं ट्राई करूँगा। मेजर क्वेश्चंस जैसे आपको आते होंगे कि सारा पेपर तो एनसीईआरटी से आता है, तो फिर नोट्स पढ़ने की क्या ज़रूरत है, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने चाहिए। और दूसरा क्वेश्चन पीवाईक्यूज कितने साल के करें, एनसीईआरटी हाईलाइट कैसे करें और एनसीईआरटी को याद कैसे करें। जैसे ये इतनी दो बुक्स है मोटी मोटी, इनको कैसे याद रखें। कुछ बच्चों को एक साल में पूरी बुक्स याद करनी होती होगी, कैसे याद करें। और इससे भी आगे अगर याद हो जाता तो इनको लंबे टाइम तक कैसे याद रखें। कुछ प्रॉब्लम्स आती होगी कि यार एक बार याद हो गया, उसके कुछ टाइम बाद चैप्टर खोल के देखते हैं तो लगता है कि यार पहली बार पढ़ रहे हैं, सारा भूल गए। शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए बायो के अंदर एंड मैनी अदर थिंग्स। इन शॉर्ट ये आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन होने वाला है बायो के अंदर। इसके बाद मुझे नहीं लगता आपको बायो के अंदर कोई दिक्कत आनी चाहिए। जो जो मेजर क्वेश्चन हो सकते थे मैंने इस वीडियो में आंसर करने की कोशिश की है। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपने डेली रूटीन की बात करूँ तो जैसे मेरी 4 बजे लाइव क्लास होती थी, उसके साथ साथ मैं क्लास लगाता था, नोट्स बना लेता था। नोट्स बनाने का टाइम मिल जाता है बायो की क्लास में, तो उसके बाद ये मैं ब्लैंक पेज लेता, जो जो क्लास में पढ़ाया उसको खुद से लिखने का ट्राई करता। ये वाली चीज़ें हमारे सर ने बताई थी, ये मैंने बायो में भी अप्लाई की। इससे मेरे को बहुत हेल्प मिली, मेरे को पूरा पूरा चैप्टर दिमाग में याद रहने लग गया। खुद से लिखने का ट्राई करता था। स्टार्टिंग में तो मेरे से लिखे नहीं जाता था कुछ भी, दिमाग ब्लैंक हो जाता था। फिर धीरे धीरे करके हैबिट डेवलप हुई तो पूरा पूरा चैप्टर मैं खुद से लिखने लग गया। खुद से जो मैं लिख के देखा उसके बाद मैं 5-10 मिनट का रेस्ट कर लेता था या फिर नेक्स्ट क्लास होती थी वो लगाता। उसके बाद मैं नोट्स रीड करता, जो क्लास में लिखे थे मैंने उनको अच्छे से लर्न करता। उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ता। कुछ कुछ बच्चे तो सीधा यहाँ पे जंप कर देते हैं, ये गलती करते हैं। वो पहले नोट्स पढ़ो, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ो, फिर जाके एनसीईआरटी समझ में आएगी। एनसीईआरटी को भी हाईलाइट स्टार्टिंग में तो पेंसिल से करना चाहिए। कुछ कुछ बच्चे तो शुरू में ही हाईलाइटर से लग जाते हैं, पूरी एनसीईआरटी रंग डालते हैं। उसके बाद मैं डीपीपी मॉड्यूल्स करता था। मॉड्यूल्स के कुछ एक दो क्वेश्चन होते थे एक क्लास के, तो पीवाईक्यू कोई एक मुश्किल से मिलता वो देख लेता। और ये मेरा एक दिन का हैबिट था। उसके बाद नेक्स्ट डे में क्या करता, क्लास स्टार्ट होने से पहले 20-25 मिनट या 30 मिनट पहले नोट्स पढ़ता, वापस एनसीईआरटी रीड करता ऊपर ऊपर से, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, ऊपर ऊपर से देख लेता। उसके बाद क्लास लगाता, भाई ब्लैंक पेज पे लिखता। उसके बाद मैं नोट्स और एनसीईआरटी आज के और पिछले दिन के दोनों के एक साथ पढ़ता। इससे मेरा पिछले दिन का भी रिवाइज हो जाता और आज का भी हो जाता। ऐसे करते करते मेरा चैप्टर एंड होता तो मैं उसके बाद पूरे चैप्टर के नोट्स पढ़ता, उसके बाद एनसीईआरटी करता, उसके बाद पीवाईक्यूज वापस लगाता। ठीक है, तो ये मेरा डेली रूटीन रहता हर एक चैप्टर में। सेकंड पॉइंट की बात करें तो हाउ टू रीड एनसीईआरटी। जैसे ये मेरी 11th क्लास का पहला चैप्टर है। जैसे 10 से नए नए 11th में आते हैं तो मैं ऐसे हाईलाइट करता था। स्टार्टिंग में तो मैं ऐसे जैसे पेंसिल से हाईलाइट करता था, पेंसिल से अंडरलाइन, तो उसमें भी स्केल लगा लगा के अंडरलाइन करता था। मैं सोचता था वो दूसरों को पता नहीं, मेरी एनसीईआरटी सबसे सुंदर दिखनी चाहिए। तो मैं स्टार्टिंग में तो स्केल लगा लगा के पेंसिल से अंडरलाइन करता था चीज़ों को। उसके बाद मैं हाईलाइटर मैंने 10th में तो कभी यूज़ ही नहीं किया। 11th में हाईलाइटर लाया तो बिल्कुल जैसे ऑरेंज कलर के हाईलाइटर से मेन मेन पॉइंट्स को, कीवर्ड्स को, बोल्ड लेटर्स को हाईलाइट करता। उसके बाद येलो कलर से उनकी जो डेफिनेशंस वगैरह, उनके जैसे उनके फंक्शंस वगैरह उनको करता। और ये जो साइड में देख रहे हो ये जादू है, जादू ये मैंने 12th में सीखा होगा। उसके बाद मैंने सब चैप्टर्स की साइड में इनको लिखना स्टार्ट किया। इसके बारे में बात करूँ तो जैसे ये पूरा पैराग्राफ है तो इसके शॉर्ट नोट्स मैं यहाँ पे बना लेता, ये भी नोट्स की लैंग्वेज में के अंदर। जैसे कहते हैं एनसीईआरटी पढ़ने मेरे को, फिर मैं 15-20 मिनट में पूरा चैप्टर रिवाइज करता है इसकी वजह से। जैसे इस चैप्टर में क्या क्या मेन चीज़ें हैं, जैसे ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव तो हटा दें, उसके बाद क्या दे रखा है, सेल वाल और ये 3 लेयर के बारे में बात कर रखी है। यहाँ पे मैंने ऐसे डायग्राम बना दिया। ठीक है, उसके बाद क्या बात कर रखी है, ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में बात कर रखी है, कितने टाइप की होती है वो मैंने लिख दिया। उसके बाद सेल वाल के बारे में लिख दिया। ऐसे पॉइंट्स बना के मैंने, जो नोट्स में जिस तरीके से पढ़ाते हैं, नोट्स में तो कुछ एक्स्ट्रा लिखा देते होंगे, नोट्स में जिस तरीके से पढ़ाते हैं उसको ही मैंने एनसीईआरटी की फॉर्म के अंदर बिल्कुल साइड में लिख दिया। पूरा चैप्टर मैंने ऐसे करके शॉर्ट नोट्स में ऐसे साइड में बना दिया। जैसे इस पेज में क्या दे रखा है, इस पैराग्राफ में क्या इंपॉर्टेंट है, राइबोसोम और इंक्लूजन बॉडी के बारे में बात कर रखी है, उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया मेन मेन पॉइंट्स। राइबोसोम की साइज के बारे में बात की है, प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है और 2 टाइप के राइबोसोम्स यूनिट होती है। और उसके बाद इंक्लूजन बॉडी के 2 मेन पॉइंट्स होते हैं, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड और स्टोरेज के काम आती है। यहाँ पे कितना एक पैराग्राफ में लिख रखा है, उसको मैंने 2 पॉइंट्स के अंदर लिख दिया। और ये स्टार्टिंग में नहीं पता चलेगा, जितनी बार तुम अगर 3-4 बार एनसीईआरटी रिवाइज करोगे, नोट्स पढ़ोगे, क्वेश्चन लगाओगे, उसके बाद पता चल जाएगा कि क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
ठीक है। ये जैसे मेरे ये वाले इस चैप्टर की बात करूँ प्लांट किंगडम की, प्लांट किंगडम इतना बड़ा पैराग्राफ है, मेरे को ऐसे पढ़ोगे तो बिल्कुल सीक्वेंस में नहीं दे रखा, कुछ समझ नहीं आएगा कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे सर ने ऐसे नोट्स में लिखवा रखा है क्लोरोफाइसिए में, फियोफाइसिए में इनके सेल वाल का क्या डिफरेंस होता है। ये से मैंने सेल वाल हेडिंग डाली, फ्लैजिला हेडिंग डाली, पिगमेंट हेडिंग डाली, स्टोरेज हेडिंग डाली, सबके अंदर ऐसे हेडिंग डाल के इनके बारे में लिख दिया। ऐसे मेरे को डिफ्रेंशिएट हो गया कि इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है। तो इससे मेरे को बहुत हेल्प मिली। मैंने तो इसको ही पढ़ के पूरा एनसीईआरटी रिवाइज कर ली थी। और जैसे ये मेरी 12th की एनसीईआरटी है, 12th की एनसीईआरटी में और 11th में डिफरेंस देखो, यहाँ पे कितना हाईलाइटर यूज़ कर रखा है मैंने और यहाँ पे कितना। जैसे ये पूरा टीआरएनए का पैराग्राफ है, इसमें मेरे को पता चल गया था कि क्या क्वेश्चन बनने हैं, तो मैंने साइड में इसमें देख लिया हाईलाइटर की क्या क्वेश्चन बनने हैं। इसमें तो ये क्वेश्चन बन सकता है टीआरएनए में सेकेंडरी और टर्सरी का शेप पूछ सकते हैं, या फिर इसमें टीआरएनए के अलग अलग नेम्स होते हैं वो पूछ सकते हैं। तो मैंने साइड में ये लिख दिया, जैसे टीआरएनए का अलग अलग नाम क्या होता है, एडेप्टर आरएनए, सोल्यूबल आरएनए। और एक ये पूछ सकते हैं सेकेंडरी कैसा दिखता है, क्लोवर लीफ लाइक, और एक्चुअल शेप क्या होती है, इन्वर्टेड एल की तरह। ठीक है, तो इस पूरे पैराग्राफ को मैंने इतना में करके लिख दिया। जैसे ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन कितना बड़ा पैराग्राफ दिखता है देखने में। मैंने हाईलाइट क्या क्या किया इसमें कि कितने टाइप के प्रोटीन्स होते हैं राइबोसोम के अंदर। ठीक है, और ये इससे क्वेश्चन आया हुआ है। और एक और चीज़, मैंने जो पीवाईक्यूज आते थे, मैं पीवाईक्यूज के किस ईयर में पूछे गए हैं और उनको अंडरलाइन करके क्या क्या पूछा गया है पीवाईक्यू में, उस लाइन को लाल पेन से हाईलाइट कर देता था और उसके ऊपर ईयर डाल देता था कौन से ईयर में ये क्वेश्चन आया। ठीक है, तो इससे मेरे को पता चल जाता था कि इस रिसेंट ईयर में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया इस पैराग्राफ से, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना ये कोई ज़्यादा पुराने पीवाईक्यू में आया तो इसको इस तरीके से याद करना है। और जैसे मैंने और क्या कर रखा है, 23 SRRNA क्या काम आता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है, कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है। और इसमें यूटीआर कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बोथ। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कहाँ पे होता है, 5 प्राइम, ओनली 5 प्राइम, ओनली 3 प्राइम, या बोथ। ठीक है, तो इतना ही मेरे को इंपॉर्टेंट लगा। और इसमें ये पूछ सकते हैं कि सीक्वेंस बताओ ट्रांसलेशन के, सबसे पहला फेज़ क्या होता है। ये वाला क्वेश्चन आया हुआ पीवाईक्यू में 2022 में आया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे करके मैं एनसीईआरटी को हाईलाइट करता था। तीसरा क्वेश्चन आता है कि एनसीईआरटी याद नहीं होती, इसको याद करने का तो एक ही आंसर है, लिख लिख के याद करो। ठीक है, ऐसे पढ़ लेने से याद नहीं होनी। जैसे मॉर्फोलॉजी, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, इनके एग्जांपल्स है, इनको तो यू लिख लिख के याद करना पड़ेगा। जब तक 15-20 बार लिखोगे नहीं तब तक याद नहीं होने, चाहे कितना ही रोलो, कितना ही निमोनिक्स बना लो। निमोनिक्स मेरे को नहीं लगता ज़्यादा काम आते होंगे। तरुण सर ने तो एक बार भी निमोनिक्स नहीं बनवाए कोई भी। जैसे इसकी बात करूँ, ये एग्जाम्पल्स लिखवाए थे, जैसे प्लांट किंगडम के तरुण सर ने पहले ही पूरे चैप्टर के एग्जाम्पल्स हमें पहले लिखवा दिए। सर ने कह दिया कि इनको याद कर लो, उसके बिना चैप्टर स्टार्ट नहीं करना आगे का। जैसे ये मॉर्फोलॉजी वाले में लिखवाया था चारों फैमिली, ये मेरे को इतना टाइम पहले पढ़ा था लेकिन अभी तक याद है। मैं तुमको एक बार एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे इन चारों फैमिलीज़ का दिखाता हूँ मैं तुमको, आँख बंद करके सुनाता हूँ तुमको। ब्रासिकासियाई, मस्टर्ड कैबेज, रेडिश टर्निप, कॉलीफ्लावर। और फाबासियाई, ग्राम, अरर, मूंग, सेम, सोयाबीन, ग्राउंड नट, इंडिगोफेरा, सन, हेम, सस्पेनिया, ट्राइफोलियम, ल्यूपिन, स्वीट पी, मुलेटी। और तीसरी फैमिली सोलेनासियाई, पोटैटो, टमाटो, ब्रिंजल, चिली, पेलेडोना, अश्वगंधा, टबैको, पेटूनिया, मकोई। और लिलियासेई, लिली, ट्यूलिप, गुरियोसा, अलोए, एस्पेरेगस, कोलकाइकम, एलियम। देखो इस लेवल का याद करना पड़ेगा, जब जाके तुम्हारे चैप्टर के क्वेश्चंस बनेंगे। चौथी प्रॉब्लम्स आती है कि हाउ टू लर्न फॉर लॉन्गर टाइम। एक बार याद कर लिया तो लॉन्गर टाइम के लिए कैसे याद रखें। लॉन्गर टाइम को याद करने का तो एक ही आंसर है, रिवाइज करो, रिवाइज करो, रिवाइज करो। रिवाइज करोगे जब भी जाके तुम्हारे दिमाग में सेट होगा, वरना एक बार पढ़ लोगे, एक बार तो सब पढ़ लेते हैं, समझ सबको आ जाता है। रिवाइज करोगे जब तक लॉन्गर टाइम के लिए याद रहेगा। तो अब दूसरा क्वेश्चन आता है रिवाइज कैसे करें। तो वही नोट्स पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, उसके बाद ब्लैंक पेज पे पूरे चैप्टर को लिखो, जब जाके तुम्हारे दिमाग में सच में सेट होएगा। वरना देख देख के तो एनसीईआरटी का ऊपर ऊपर से देखोगे, लग रहा है हाँ भाई याद है, याद है, याद है। क्वेश्चन करने जाते हैं तो भाई ये कहाँ पे दिया हुआ है, ये तो पता ही नहीं एनसीईआरटी में दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ। उसके बाद जैसे ब्लैंक पेज पे लिख लिया, उसके बाद पीवाईक्यूज करो। जितनी बार रिवाइज कर रहे हो उतनी बार पीवाईक्यूज करो। सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ पढ़ के रिवीजन नहीं करना, क्वेश्चन भी करने पड़ेंगे, जब जाके तुम्हारा चैप्टर स्ट्रॉन्ग होएगा। ठीक है, जैसे अपनी बात करूँ, जैसे फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर में रिवाइज कर रहा था, लास्ट की बात है, ये मैंने पूरा पूरा पेज खुद से लिखा हुआ है। पूरे पूरे चैप्टर के टॉपिक्स मेरे को याद हो गए थे कि क्या क्या दिया हुआ फोटोसिंथेसिस में, पूरी पूरी प्रोसेस मैंने खुद से लिखी है। और ये भी लास्ट का पार्ट है, नीट से 1 महीने पहले की बात होगी है। पहले पहले मुझसे भी ऐसे पूरे पूरे चैप्टर्स के नहीं लिखे जाते थे, धीरे धीरे इंप्रूव होएगा, उसके बाद तुम भी ऐसे पूरे पूरे चैप्टर्स खुद से लिख पाओगे।
और कॉमन क्वेश्चंस की बात करूँ तो पहला क्वेश्चन आता है कि समरी और उत्तर वगैरह रीड करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो मैं अपनी बात करूँ तो जैसे एक बार चैप्टर खत्म हुआ उसके बाद तुम समरी उत्तर वगैरह रीड कर लो, एक दो अलग से पॉइंट लगे जो चैप्टर में दे रखे हैं उनको हाईलाइट कर लो। तो बार बार उसके बाद तुमको जितनी बार एनसीईआरटी रिवाइज कर रहे हो उतनी बार तुमको ये समरी उत्तर वगैरह रीड करने की जरूरत नहीं है। मेरे को तो इतना लगता कोई खास क्वेश्चन आए होंगे PYQ में, कुछ कुछ कहते हैं कि यार ह्यूमन रिप्रोडक्शन किया लास्ट में जो अलग से हार्मोन दे रखे हैं उनसे क्वेश्चन आते होंगे। मेरे को तो उतना नहीं लगा यार। एक तो बार बस पढ़ दो समरी ऑथर को, उसके बाद जितनी बार रिवाइज कर रहे हो उतनी बार इनको रिवाइज करने की नीड नहीं लगती मेरे को तो। और दूसरा क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कितनी करनी चाहिए बायो में। क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात करूँ तो मैं तो बाकी सब्जेक्ट में भी इतना एक्स्ट्रा मटेरियल को सपोर्ट नहीं करता, और बायो में तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस बैच का कंटेंट फॉलो करो, DBP करो, बैच की प्रैक्टिस शीट करो, PYQs करो और टेस्ट दो। इतने में तुम्हारी अच्छी से क्वेश्चन प्रैक्टिस होता नहीं है बायो में तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एनसीईआरटी कैसे याद रखें, इतनी पूरी पूरी एनसीईआरटी कैसे याद रखें। जैसे मैं भी 11th में आया था, ये पूरी एनसीईआरटी देख के घबरा गया था कि यार इतनी बड़ी एनसीईआरटी कैसे याद रखें 2 साल तक। उसके बाद मेरे को पता चला कि पूरी एनसीईआरटी किसी को याद नहीं रखनी, ना ही कोई कर सकता। सेलेक्टिव रीडिंग करनी है, ये देखना है कि क्वेश्चन कौन से टॉपिक से बन रहे हैं। जैसे इतना बड़ा पैराग्राफ है तो उसके अंदर क्वेश्चन तो बस 2 लाइन से ही बनने हैं, या 2 लाइन के इधर इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखा है, इधर इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखा। बात तो इंपॉर्टेंट इतनी है। ऐसे सिलेक्टिव रीडिंग करो, ये तुमको अपने आप पता चल जाएगा। जैसे जितनी बार एनसीईआरटी करोगे और PYQs देखोगे पता चल जाएगा कि हर साल क्वेश्चन तो इस पॉइंट से ही आ रहे हैं। तो पूरा पैराग्राफ याद क्यों रखे भाई, मेन पॉइंट्स याद रखना है। जिस पोर्शन से रिपीटेटिव क्वेश्चंस आते हैं वो याद रखना है। जैसे बात करूँ, ये रेस्पिरेशन वाला चैप्टर है, ये स्टार्टिंग के 2 पेज से आज तक मेरे को नहीं लगता कोई क्वेश्चन आया होगा, और ना ही कोई टेस्ट वगैरह में क्वेश्चन आते हैं इससे। तो मेरे को नहीं लगता इसको कोई याद रखने की ज़रूरत है। एक बार रीडिंग लगा लो, डन। और बॉडी फ्लूइड वाला चैप्टर है, जैसे कुछ कुछ जगह तो तुमको एक एक लाइन याद रखनी पड़ेगी। जैसे RBC की परसेंटेज कितनी है, RBC में हीमोग्लोबिन कितना मिलता है, WBC कितना है। WBC के अंदर ये पार्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे तो मेरे को लगता है हर साल क्वेश्चन आता होगा। न्यूट्रोफिल में मोस्ट अबंडेंट WBC कौन सा है, लीस्ट अबंडेंट कौन सा है, इनके फंक्शंस वगैरह। जैसे ये देखो मैंने साइड में अपने शॉर्ट नोट्स लिख रखे, इस चीज़ की एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, किसी किसी में इंपॉर्टेंट पूरा पेज ही नहीं होता। ये तुमको अपने आप पता चल जाएगा क्वेश्चन करोगे जब PYQs के। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कितने साल की PYQ करें। पहली बार जैसे मैं कहूँगा कि चैप्टर खत्म हुआ उसके बाद तुम PYQs करने जाते हो पूरे चैप्टर की, तब तक तो मैं कहूँगा कि 2005 तक कर लो, 10 तक कर लो। जो NCERT के बाहर के लगते हैं उनको छोड़ते जाओ ना। ऐसे तो नहीं है कि 2010 में कोई इस चैप्टर से क्वेश्चन आया तो सारे ही क्वेश्चन आउट ऑफ NCERT है। एक जैसे 3 क्वेश्चन आए तो उसके अंदर 2 क्वेश्चन तो NCERT के अंदर के होंगे ना, उनको कर लो। जो बाहर के उनको स्किप कर दो। उसके बाद में अगर तुम बार बार चैप्टर रिवाइज करते हो, उतनी बार तुम PYQ करते हो तो 2015 तक कर लो इनफ। बार बार इतने पीछे की करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बायो में शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए। मैंने तो नहीं बनाए थे, मेरे को ज़्यादा नीड भी नहीं लगती। किसी 1-2 चैप्टर में अगर तुमको लग रहा है कि मेरे को NCERT से पढ़ के समझ में नहीं आ रहा, उतना याद नहीं हो रहा, या जल्दी से नहीं पढ़े जा रहा, तो उसके तुम शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। वैसे मैंने तो अपने तो साइड में कर लिया था। जैसे NCERT के ये वाला पैराग्राफ है, ये मेरे को पूरा इंपॉर्टेंट लग रहा था तो मैंने अपने हिसाब से छोटा छोटा बिल्कुल साइड में लिख दिया। न्यूट्रोफिल उसकी परसेंटेज से क्वेश्चन पूछते हैं, उसका फंक्शन पूछते हैं, ऐसे सारे ग्रैनुलोसाइट, ये ग्रैनुलोसाइट, ऐसे करके मैंने तो साइड में लिख लिया था। तो मेरा इतनी जगह में मेरा पूरा पैराग्राफ हो गया था। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो सेल साइकिल वाले चैप्टर के जैसे मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, उसके अंदर मैं छोटा छोटा लिख दिया था। यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा हो G1 फेज, S फेज, G2 फेज, उसके बाद माइटोसिस के सारे फेज लिख दिए, माइम फेज के बारे में। उसके बाद म्यूसिस के लिख दिया, प्रोफेज 1 के सारे जो प्रोफेज 1 के अंदर जो सब कुछ दे रखा है वो लिख दिया। तो इतने के अंदर मेरा पूरा सेल साइकिल वाला चैप्टर खत्म हो गया था। तो शॉर्ट नोट्स अगर आपको नीड लगती है किसी चैप्टर की तो उसके बना सकते हो, वरना NCERT से रिवाइज करो यार लास्ट में तो। और एक ही मेरा सजेशन है कि डोंट गो इन डेप्थ ऑफ टॉपिक जो NCERT में नहीं दिया हुआ। जैसे कि कुछ कुछ टॉपिक्स होते हैं जो टीचर समझाने के लिए स्टार्टिंग में डिटेल में जाके समझाते हैं, लेकिन इतना NCERT में नहीं दे रखा होता। जैसे 12th क्लास में मोलिकुलर बेसिस की बात करूँ, उसके अंदर ट्रांसलेशन टॉपिक है, रेप्लिकेशन वगैरह है, उसके अंदर इतना मैकेनिज्म वगैरह नहीं दे रखा। ट्रांसलेशन में जैसे राइबोसोम कैसे मूव करता है ये नहीं दे रखा, रेप्लिकेशन भी ज़्यादा डिटेल में नहीं दे रखा। तो क्लास में समझा रहे तो समझो, ऐसा नहीं कि NCERT में नहीं दे रखा तो हम क्यों समझे। ऐसे तुम्हारा NCERT वाला भी नहीं समझ आएगा तुमको। क्लास में समझा रहे हैं समझो, उसके बाद अगर तुम बार बार रिवाइज कर रहे हो तो उस मैकेनिज्म को स्किप मारो नोट से, और जो बाकी का पोर्शन जो NCERT में दे रखा है उसको नोट से पढ़ लो, उसके बाद NCERT पढ़ लो। ठीक है, बार बार उस टॉपिक को रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है, उसके एक्सप्लेनेशन को रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, और एक ही बात करूँ कि दूसरों के शॉर्ट नोट्स तुम्हारे कोई काम नहीं आ रहे, दूसरों के माइंड मैप्स कोई काम नहीं आ रहे। एक तो कोचिंग वाले माइंड मैप्स देते हैं, ये मैं शुरू में देखता था,
सोचता था कम टाइम में चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, तो चैप्टर तुम्हें रिवाइज करना है कम टाइम में तो एनसीईआरटी बार बार पढ़ो। उसके बाद ही तुम्हारा एनसीईआरटी पढ़ने में टाइम कम लगने लग जाएगा, तो वो माइंड मैप्स ही बन जाएंगे एक तरीके से तुम्हारे। तो स्टार्टिंग में माइंड मैप्स के पीछे मत भागो, एनसीईआरटी पढ़ो, वही तुम्हारी लास्ट में माइंड मैप्स की तरह काम करेगी। तुम्हारे लिए वो चीज़ें कोई काम की नहीं है। लास्ट में जाते जाते एक मिथ की बात करो तो लोग सोचते हैं कि जैसे टॉपर के नोट्स पढ़ूंगा तो टॉपर बनूंगा, ये बात एकदम गलत है। खुद के नोट्स पढ़ोगे तो फ़ायदे में रहोगे, ठीक है। जो तुम्हें टीचर से पढ़ाया वो नोट्स पढ़ो, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ो, तुम्हारा काम हो गया। टॉपर के नोट्स टॉपर के काम आ रही है, तुम्हारे नोट्स तुम्हारे काम आएंगे, ठीक है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। लास्ट में तो ये बात बोलूँगा यार, कम से कम अगर तुम इस वीडियो से और कुछ भी ना सीखे हो, कम से कम ये चीज़ सीख लो कि मैं ब्लैंक पेज पे जो जो आज क्लास में पढ़ाया उसको लिखने का ट्राई करूँगा, चाहे मुझसे लिखे ना जाए। अगर लिखे नहीं जा रहा तो पीछे वाला जो नोट्स में पढ़ाया उसको खोल के देखो, फिर वापस बंद करके लिखने का ट्राई करो। ऐसे करके लिखने की हैबिट डेवलप करो यार, ये तुम्हारे बहुत काम आएगी। पूरा पूरा चैप्टर तुम्हें अगर याद करने की पूरी टेंशन मिट जाएगी, पूरा पूरा चैप्टर ऐसे दिमाग में याद रहने लग जाएगा, ठीक है। तो कम से कम आज ये प्रॉमिस करके जाओ कि कम से कम ये चीज़ तो मैं ज़रूर हैबिट में डालूंगा, और सिर्फ बायो में नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री में सब में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।